This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में हो रही सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले 1 घंटे में देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर खास चर्चा। साथ ही अगर प्रॉपर्टी के बारे में आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अलग तेलंगाना राज्य बनने से वहां की प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा। हैदराबाद और सीमांध्र की नई राजधानी में क्या की जा सकती है, विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मेट्रो रेल लाइन के साथ साथ अगर एफएसआई बढ़ा तो क्या चेन्नई मेट्रो के यात्री भी बढ़ेंगे। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना की, जो कि इस हफ्ते की 2 तारीख से अस्तित्व में आया। तेलंगाना के लिए आंध्र प्रदेश के विभाजन से दोनों राज्यों के प्रॉपर्टी मार्केट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। पहले संयुक्त आंध्र में हैदराबाद सबसे प्रमुख प्रॉपर्टी केंद्र था। अब हैदराबाद तेलंगाना में है। हालांकि ये शहर 10 सालों तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगा, लेकिन सीमांध्र को अपनी नई राजधानी का विकास इन 10 सालों में करना पड़ेगा। राजधानी के लिए किस शहर को सीमांध्र में चुना जाएगा, ये अभी तय नहीं है। ऐसे में सीमांध्र के बहुत से जिलों में प्रॉपर्टी मार्केट के तेज होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हैदराबाद में विभाजन की अनिश्चितता खत्म होने के बाद यहां भी बाजार के बेहतर होने के चर्चे हैं। तेलंगाना के जन्म से प्रॉपर्टी मार्केट की बहुत सी संभावनाएं भी खुलने की उम्मीद है। तेलंगाना में नई सरकार सत्ता में आ चुकी है तो आंध्र प्रदेश में आने वाली है। दोनों सरकारों की नीतियां यहां के हाउसिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करती हैं, इससे तेलंगाना और आंध्र में प्रॉपर्टी मार्केट की चाल तय होगी। तो तेलंगाना के बनने से क्या असर पड़ने वाला है आंध्र और तेलंगाना के प्रॉपर्टी मार्केट पर, इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। नंद किशोर एम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राम के एस्टेट्स एंड फार्म्स लिमिटेड हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आशुतोष लिमाये जो कि हेड हैं रिसर्च एंड रियल एस्टेट इंटेलिजेंस सर्विसेज JLL इंडिया के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में इस बातचीत के लिए। सबसे पहले नंद किशोर जी, अगर हम हैदराबाद की बात करें जो कि सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्पॉट रहा है आंध्र प्रदेश में, अब ये तेलंगाना में है। हालांकि संयुक्त राजधानी रहेगा 10 साल के लिए। कहा जा रहा था कि जो करीब 3-4 सालों से विभाजन के चलते एक अनिश्चितता बनी हुई है, एक तरह का स्लगिश ग्रोथ हुई है यहाँ पर, उससे अब कुछ ना कुछ राहत मिलेगी क्योंकि अब बंटवारा हो गया है, अब तेलंगाना बन गया है। तो क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर होगा? सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहता हूँ तेलंगाना के जो नए सरकार को, और ये उम्मीद करते हैं हम सब कि जो डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी वो अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जहाँ तक तेलंगाना फॉर्मेशन का जो रियल एस्टेट के ऊपर का इम्पैक्ट या उसका जो असर पड़ने वाला है, मेरे ख्याल से वो तो पॉजिटिव ही होगा। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना चाहिए कि तेलंगाना कहिए या जो इससे पहले संयुक्त आंध्रा था, इसमें भी कहिए, हैदराबाद एक सिंगल लार्जेस्ट सिटी था, और हैदराबाद देश में एक नामी शहर में से एक है। इट इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 और 6 सिटीज़ इन द कंट्री। तो अब जो होने वाला है आगे, तेलंगाना में हैदराबाद इज़ गोइंग टू बी द डोमिनेंट सिटी, और हैदराबाद में जो पिछले 3 साल से हम लोग ने, जो आपने सही कहा कि देयर वाज अ स्लगिश डिमांड,
क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी, इस वजह से लोग डिसीशंस नहीं ले रहे थे, इन्वेस्टर्स आगे नहीं आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, बंद हो रहे थे फ्रीक्वेंटली, उसके बाद देयर वर सो मेनी डिसरप्शन, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट आगे नहीं आ रहा था और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था, सो डेवलपमेंट नहीं रुका हुआ था। अब क्या हुआ कि इस स्टेट फॉर्मेशन के बाद एक क्लैरिटी आ गई है, तो इस क्लैरिटी के वजह से अभी पीपल कैन डिसाइड, वो लोग ये तय कर सकते हैं कि ठीक है मुझे अभी प्रॉपर्टी खरीदना है। अब देखिए, अगर हैदराबाद में करीब करीब 7 या 8 मिलियन का पॉपुलेशन है, विच इज़ 3 times ऑफ एनी अदर सिटी इन आंध्र प्रदेश, आइदर यू कॉल इट यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, अर्स्टवाइल यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, तो ये सबसे बड़ा सिटी है। तो यहाँ पे हैदराबाद इज़ अ डेस्टिनेशन, और अब अगर आप ये बाकी के पॉलिटिकल इक्वेशंस को अगर आप बाहर भी रखें तो हैदराबाद हैज़ गॉट सो मेनी एडवांटेजेस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बोलिए, नहीं तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कहिए, तो हर तरह से हैदराबाद हैज़ गॉट अ यूनिक एडवांटेज, तो इसका तो फ़ायदा होना ही है। जो 2-3 साल से डिमांड रुका हुआ था, जो इनडिसाइसिवनेस था, अभी वो सब क्लियर हो गया, एंड आई थिंक धीरे धीरे जैसे इमोशंस सेटल होंगे उसके बाद डिमांड बढ़ता जाएगा। कुछ शहर ऐसे होंगे जिनको अब उम्मीदवार माना जा रहा है कि अब शायद वो राजधानी बन सके, तो उनमें अब लोग सोच रहे होंगे कि मुनाफा होगा, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो कौन से वो शहर हैं जो इस वक्त इस बात का फ़ायदा उठा सकेंगे और वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में शायद हलचल देखने को मिले? अभी जो नई स्टेट उभर के आई है सीमांध्रा, जो कोस्टल आंध्रा रीजन है, मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट एनक्लेव्स या जोन्स विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, जो आगे चल के अच्छी सिटीज़ बनेंगी और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे नई कैपिटल के लिए। जैसे नॉर्दर्न क्लस्टर अगर आप देखो तो यहाँ पे विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ी सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे नेवल बेस है, इंडस्ट्रियल है शुरू से, और आईटी का भी वहाँ पे प्रेजेंस है। तो ये एक सिटी दावेदार है नए कैपिटल के लिए, हालांकि ये नए ज्योग्राफी के हिसाब से एक कोन में पड़ जाती है। दूसरा सेक्टर है नॉर्थ सेंट्रल, जो काकीनाडा और आसपास का जो एरिया है, समलकोट, काकीनाडा, एलुरु, ये जो बेल्ट है, ये भी काफ़ी इंडस्ट्रियल है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस में काफ़ी रिच है, और ये जो कृष्णा बेसिन और जो ऑफशोर ऑयल रिगिंग जो होती है उसका एक मेन पोर्ट है काकीनाडा। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ यहाँ पे पहले से डेवलप्ड हैं, तो ये एक दूसरा पोटेंशियल सिटी है जहाँ पे नई कैपिटल के लिए भी दावेदार है और अदरवाइज भी इट इज़ पॉइज्ड टू ग्रोथ। तीसरा जो सेक्टर है, जो सेंट्रल मैं उसको सेक्टर कहूँगा या क्लस्टर, जो कृष्णा विजयवाड़ा गुंटूर एरिया, वेरी रिच एग्रीकल्चरली, हमेशा से ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट रहा है, और काफ़ी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर समाज का देखा गया है। ये पूरे स्टेट का एक सेंट्रल पोर्शन पड़ता है, तो एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द साइड्स इक्वली वेल। तो ये एक तीसरा क्लस्टर है जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। और चौथा क्लस्टर मैं देखता हूँ सदर्न आंध्रा का, जो रायलसीमा कोस्टा की जो बॉर्डर है, चित्तूर या तिरुपति, नेलोर, ये मैं चौथा सेक्टर देख रहा हूँ। यहाँ पर भी पोर्ट ऑलरेडी है, और हालांकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी एंटरप्रेन्योरिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। अर्लियर यूनिफाइड आंध्रा और अभी तेलंगाना और सीमांध्रा के जो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, वो जो पायोनियरिंग जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने काफ़ी उसको डेवलप किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड पोटेंशियल है पूरे नए सीमांध्रा की, और ये 4 क्लस्टर्स काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होंगे। रायलसीमा का जो पार्ट है, जो कर्नूल कडप्पा वो रीजन है, वो थोड़ा सा पीछे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट पोटेंशियल है। कर्नूल बेल्ट में माइनिंग की वजह से आपको डेवलपमेंट पोटेंशियल मिलेगी, और जो अर्बनाइजेशन हमने देखा है पिछले 10 सालों में, जिस तरह से 30% हिंदुस्तान की आबादी आज ऑलरेडी शहरों में है, और बहुत जल्दी ये हम 50% तक उसको ले जाने वाले हैं। नंद किशोर जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि नया राज्य बनता है तो उसके साथ प्रशासनिक चुनौतियाँ भी आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो ऐसे में जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके लिए वहाँ काम करना, प्रशासनिक चुनौतियों से निपटना, क्योंकि जब आम राज्य में ही इतनी होती हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ कैसे निपटेंगे?
मेरे ख्याल से उतनी चुनौतियां तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल दी जो लैंड रिलेटेड रेगुलेशंस, एक्ट्स और उसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स या डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशंस, दे आर ऑल देयर, सो सभी है। अभी सिर्फ ये लोगों को ये करना है कि थोड़ा बहुत जो नए प्रशासन आ गए हैं तो दे माइट ट्वीक इट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर टू अडेप्ट टू द लोकल कंडीशंस। और कहीं कहीं ये भी हो सकता है, और जो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट विल बी वन ऑफ द एक जो ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है, तो मेरे ख्याल से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये दोनों स्टेट्स के जो प्रशासन है दे विल टेक ए पॉजिटिव व्यू और दे विल क्रिएट, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करेंगे ताकि इट बिकम्स प्रो डेवलपमेंट और प्रो रियल एस्टेट। और वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे अप्रूवल्स का टाइम जो है वो कम हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस आ जाए, तो ऐसे कुछ वो चेंजेस लाएंगे जिसके वजह से आई थिंक इट विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। और ये भी एक चीज़ हो सकता है कि पहले जो सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल सिस्टम थे, नाउ अभी जो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ जाएगा, तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो और भी फास्टर होना चाहिए। आई डोंट सी, मतलब कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि यू विल फेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, तो मुझे तो वो दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर जी। आशुतोष, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया।